हेलो दोस्तों, हम अक्षय एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे डिस्कस करने जा रहे हैं और जनरल साइंस के सब्जेक्ट और उनके सिलेबस को डिस्कस करेंगे फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट ग्लोबल वार्मिंग एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। तो मैं यहाँ पे डिजास्टर मैनेजमेंट को लिटिल बिट इंक्लूड करूंगा, अदरवाइज आई एम जस्ट गोइंग टू टॉक अबाउट ओनली ग्लोबल वार्मिंग, हाउ इट्स हैपन एंड व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, हाउ इट्स कॉजेज एंड व्हाट द फिनोमिना इज हैपन इन दैट वन। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग कैसे इफेक्ट करता है, इसके सोर्सेज क्या हैं, कैसे प्रोड्यूस होता है, और ये जो है कि जो ह्यूमन हेल्थ होते हैं या फिर जो अर्थ लाइफ होती है, प्लैनेट लाइफ होती है, उसको किस तरह से इफेक्ट करता है। तो बेसिकली अगर मैं ग्लोबल वार्मिंग को देखना चाहूँ तो इट इज़ नथिंग। पहले मैं आपको जो डेफिनेशन एक्सप्लेन करूँगा, फिर आई कैन राइट दैट वन। ओके, तो ग्लोबल वार्मिंग को अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ तो हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ नथिंग, इट इज़ जस्ट अ फिनोमिना of rising a temperature, or we can say it is a phenomena to rising a temperature gradually, मतलब धीरे धीरे जो है कि उस प्लैनेट का या उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट का टेम्परेचर का धीरे धीरे बढ़ना आपके पास क्या कहलाता है, दैट इज नथिंग ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, इन द सेंस कि वहाँ की पर्टिकुलर जो जोन होता है, जो वातावरण होता है, जो इन्वायरमेंट होता है, या फिर प्लैनेट की बात कर लें, या फिर सी लेवल की बात कर लें, या सी सरफेस की बात करें, या फिर जो है कि प्लेन ग्राउंड फील्ड की बात करें, तो वहाँ का जो लोकल एटमॉस्फेयर है, इन्वायरमेंट है, वहाँ पे जो वहाँ का टेम्परेचर होता है उसका ग्रेजुअली बढ़ना। ग्रेजुअली इन द सेंस कि ऐसा नहीं है कि अभी पिछले 1 घंटे में ये था और अगले 1 घंटे में ये हो गया। ये तो आपके पास नॉर्मल जो इन्वायरमेंट की कंडीशन होती है उसके हिसाब से टेम्परेचर कम होता है और बढ़ता रहता है। हम जो ग्रेजुअली की बात कर रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि पिछले 100 सालों में और अगले पिछले 100 सालों की तुलना में अभी पूरे जो ग्लोबली, मतलब पूरे अर्थ का, पूरे प्लैनेट का कितना टेम्परेचर राइज किया गया है, दैट इज सिंपली मेजर्ड एज अ ग्लोबल वार्मिंग। तो उस केसेस में कितना टेम्परेचर बढ़ता है वो आपके पास क्या कहलाता है, ग्लोबल वार्मिंग। नाउ ये तो हमने इसको देख लिया, तो मैं यहाँ पे सिंपल इसको लिख सकता हूँ, सिंपल, इट इज नथिंग, इट इज अ फिनोमिना of rising temperature gradually of earth surface बेसिकली। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या चीजों को सिर्फ डिफाइन कर रहे हैं कि ये एक फिनोमिना है जो कि अर्थ सरफेस के टेम्परेचर को ग्रेजुअली जो कि बढ़ाता है, या फिर हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि पिछले 100 सालों की तुलना में इस समय प्रेजेंट टाइम में कितना टेम्परेचर राइज हुआ, दैट इज सिंपली मेजर्ड एज अ ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, ये तो हमारे पास हो गया इसका बेसिक सा डेफिनेशन जो हम इसको बताते हैं कि ये आपके पास ग्लोबल वार्मिंग है। लेकिन हमारे पास ये फंडामेंटल आज सामने आता है कि ग्लोबल वार्मिंग के कॉज क्या हैं और इनके इफेक्ट क्या क्या प्रोड्यूस होते हैं। जैसे कि मैं बात करूं तो प्लैनेट्स के डे साइकिल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, उससे जो है कि सी लेवल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ह्यूमन हेल्थ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, कौन कौन सी गैसेस इन्वॉल्व होती हैं, और टेम्परेचर राइज होता है तो कितना राइज होता है फाइनली। और अगर हम देखें तो 20th सेंचुरी के कंपेयर में 21st सेंचुरी में कितना जो टेम्परेचर है बेसिकली डिफरेंस हुआ, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो नॉर्मली ऐसा पूछा जाता है कि एज कंपेयर टू 20th सेंचुरी व्हाट अमाउंट ऑफ टेम्परेचर राइजेज जस्ट बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो है 20वीं शताब्दी की तुलना में 21वीं शताब्दी में कितना टेम्परेचर बढ़ा है, और वो टेम्परेचर का जो मेजरमेंट स्केल हो सकता है वो आपके पास फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में दे सकता है। ठीक है, और यहाँ पे इस तरह के जो चीजें हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये देखेंगे कि जो ग्लोबल वार्मिंग है सिंपली इसके हमारे पास जो है कि इफेक्ट क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इनके जो है कि दैट इज इफेक्ट को डिस्कस करना चाहूंगा कि इनके इफेक्ट क्या क्या जो है कि आगे आते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा मैं अगर बात करना चाहूं तो इसका सबसे जो पहला इफेक्ट बनेगा वो इफेक्ट ये बनेगा कि दैट इज हीटिंग अर्थ सरफेस। नाउ फर्स्ट वन दैट इज नथिंग एल्स, दैट इज हीटिंग अर्थ
सरफेस। सिंपली ये क्या करता है, फर्स्ट कंडीशन में मैं आपको बहुत शॉर्ट और स्वीट में बता रहा हूं ताकि ये सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव पर्पस से ही आएंगे। तो इसका जो सबसे पहला इफेक्ट है वो क्या आपके पास है, हीटिंग अर्थ सरफेस। ये जो अर्थ का जो सरफेस का जो टेम्परेचर होता है उसको क्या करता है, बढ़ा देता सिंपली। सेकेंड कॉज देखें तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं कि मेल्टिंग ऑफ आइस और ग्लेशियर्स। तो सिंपली दैट इज सेकेंड वन, मेल्टिंग ऑफ आइस और ग्लेशियर्स, मेल्टिंग ऑफ आइस और ग्लेशियर्स सिंपली। तो अब सेकेंड केसेस है कि जब हमारे पास टेम्परेचर बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ने से जो है कि ओवरऑल ग्लोबल का टेम्परेचर बढ़ेगा, तो वहां पे जो आइस होगा या ग्लेशियर्स होंगे वो आपके पास क्या होंगे, मेल्ट होंगे। और मैं यहाँ पे अगर ग्लेशियर्स की बात करूं तो यहाँ पे सिंपल सा लिख सकता हूं ग्लेशियर्स कैप, ठीक है, या फिर मैं पोलर कैप की बात कर सकता हूं यहाँ पे, दैट इज पोलर कैप। पोलर कैप जो होता है वो सबसे हाईएस्ट ग्लेशियर होता है जो आपके पास हाई लैटिट्यूड, अगर हम जियोग्राफी की बात करें तो जियोग्राफी में अगर हम देखते हैं कि जो आपके पास जो पोलर कैप होता है दैट इज हाई, जो हायर लैटिट्यूड पे है और वो अर्थ का सबसे जो है कि हायर लैटिट्यूड पे सिचुएटेड, दैट इज सिंपली ग्लेशियर, जहां का टेम्परेचर सबसे कम होता है और वहां पे जो है कि जो आइस होती है सबसे जो है कि वो ड्रिंकेबल वाटर में कंसीडर नहीं होता अगर वो मेल्ट होने के बाद भी। और जो मैं आइस की बात करता हूं, ये आइस आपके पास कुछ नहीं है, सिंपली इट इज अ फ्रीजिंग ऑफ वाटर इन अंटार्कटिका। तो अंटार्कटिका में जो वाटर फ्रीज हो रखा है दैट इज सिंपली नोन एज आइस। तो या तो फिर अंटार्कटिका का आइस का मेल्ट होना, या फिर मैं यहाँ पे पोलर कैप की बात करूं जो वहां पे ग्लेशियर्स है उनका मेल्ट होना, सिंपली ये आपके पास हो गया। तो हमने दो चीजें यहाँ पे देख ली, दोनों केसेस में देख लिया कि एक तो अर्थ का सरफेस का जो टेम्परेचर है वो राइज हो रहा है, सेकेंड में हम देख रहे हैं कि आइस या ग्लेशियर्स का जो है कि मेल्ट होना। गाइज यहाँ पे बिल्कुल हमें जो है कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास आइस मींस डिफरेंट थिंग्स और ग्लेशियर्स मींस डिफरेंट थिंग्स। अब मैं थर्ड केसेस में आपके पास लेके चलता हूं कि आपके पास क्या होता है। तो थर्ड केसेस में अगर मैं बात करूं सिंपली तो दैट इज राइजिंग ऑफ सी लेवल, दैट इज सी लेवल इन द सेंस कि जो समुद्र का लेवल है या समुद्र का जो सतह है उसका नेचुरल जो सतह होती है वो जो उसका नॉर्मल है, जो स्टैंडर्ड मेजर किया गया उससे उसका लेवल का क्या हो जाना, बढ़ना, बिकॉज ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस एंड ग्लेशियर्स। जब आइस और ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं तो सी लेवल का क्या हो जाता है, वो बढ़ जाता है। थर्ड केसेस में हम इसको इन्वॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वन, हमारे पास जो इफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं वो इफेक्ट ये प्रोड्यूस होता है कि जो आपके पास लैग्स होते हैं, सिंपल यहाँ पे मैं बात कर रहा हूं लैग्स का, तो जो लैग्स होते हैं जिनमें सुपीरियर लैग्स भी कुछ शामिल है, दैट इज सुपीरियर लैग्स, इनका जो वाटर होता है वो रैपिडली वार्म हो जाता है। रैपिडली वार्म एज कंपेयर टू सराउंडिंग, मतलब कि जो लैग का जो वातावरण होता है उस वातावरण के कंपैरिजन में जो लैग का जो वाटर होता है वो जल्दी हीटअप हो जाता है या गर्म हो जाता है। ये भी जो ग्लोबल वार्मिंग का एक इफेक्ट होता है। नेक्स्ट इफेक्ट जो हम इसका डिस्कस करने जाते हैं वो ये होता है कि सिंपल सी बातें हम यहाँ पे ये करते हैं, अर्थ का जो पूरा का पूरा जो साइकिल डिपेंड करता है वो सिर्फ इस बात पे करता है कि हमारे अर्थ का टेम्परेचर कितना है और यहाँ का प्रेशर कितना। अगर टेम्परेचर और प्रेशर चेंज हो गए तो सिंपली वो ह्यूमन लाइफ या फिर जो है एनिमल लाइफ के ऊपर जो इसका असर डेफिनेटली पड़ेगा। तो जैसे हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो एनिमल होते हैं वो अपना जो है कि प्लेस, जो लिविंग प्लेस होता है उसको माइग्रेट कर जाते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ नेक्स्ट वन, दैट इज एनिमल माइग्रेशन। ठीक है, सिंपल सा ये लिख सकता हूं कि जो एनिमल होते हैं या फिर यहाँ पे सिंपल सा एनिमल्स में किसी भी तरह के जो एनिमल्स हो सकते हैं, या सिंपली वी कैन से एनिमल की जगह मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ बर्ड भी लिख सकता हूँ। ठीक है, बर्ड या फिर एनिमल दोनों जो है अपने जो उनका ओरिजिनल रहने का जो स्थान होता है उसको क्या कर देते हैं, वो छोड़ देते हैं, बिकॉज क्योंकि उसका जो टेम्परेचर वहाँ का बढ़ जाता है और वो उनके सर्वाइवल के लायक वो प्लेस नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको देना चाहूँ तो जो मधुमक्खियाँ होती हैं, बी होती हैं, जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो हाई टेम्परेचर सेंसिटिव होती हैं। जैसे उनको लगता है कि जहाँ पे वो पहले रह रही हैं अगर वहाँ का टेम्परेचर उनको थोड़ा भी पहले से चेंज महसूस होता है 1 डिग्री 2 डिग्री, तो
वहाँ से वो माइग्रेट होकर किसी कोल्ड प्लेस पे चली जाती है, यही उनका रीज़न होता है। ठीक है, तो जो सबसे उसका नेक्स्ट इफेक्ट हमारे पास आता है कि एनिमल या बर्ड्स का माइग्रेशन हो जाना, ये भी आपके पास क्या होता है, जो है कि ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा इफेक्ट होता है। नेक्स्ट इफेक्ट हमारे पास आता है इसी का कि जो आपके पास अर्थ होते हैं उनकी जो डे एक्टिविटी होती है उसका चेंज हो जाना। ठीक है, तो यहां पे मैं सिंपल सा लिख सकता हूं दैट इज प्लैनेट डे एक्टिविटी चेंजेस। ठीक है, अब ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जब उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है तो टेम्परेचर बढ़ जाने की वजह से उसका क्या होता है कि जो उसके जो प्लैनेट होता है, सिंपली हम यहाँ पे प्लैनेट की बात करते हैं तो सिर्फ अर्थ की बात करेंगे, बिकॉज क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अर्थ को ही कंसीडर करते हैं, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग का केस हम अर्थ पे डिस्कस करते हैं। तो जो अर्थ होता है उसके जो अर्थ होता है उसका जो डे एक्टिविटी होती है कि वो पूरा कंप्लीट जो भी उसका जो 1 ईयर का जो साइकिल होता है वो भी क्या हो जाता है, सिंपली चेंज हो जाता है, या फिर जो है कि उसके डे और नाइट का जो एक सेंचुरी के बाद वो उसके जो टाइम पीरियड होते हैं वो बेसिकली जो है कि इससे इफेक्टेड हो जाते हैं। तो ये भी आपके पास ग्लोबल वार्मिंग का एक कॉज होता है जो कि हमारे पास देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हमारे पास सिंपली कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस कर लिया कि जैसे कि जो लेक्स होते हैं उनके वाटर लेवल का रैपिडली वार्म हो जाना एज कंपेयर टू सराउंडिंग, क्योंकि उसके आसपास का टेम्परेचर कुछ और होता है, लेकिन जो तालाब होता है उसके पानी का टेम्परेचर कुछ और हो जाना। उसके बाद नेक्स्ट वन हम देखते हैं कि आपके पास जो एनिमल या बर्ड्स होते हैं उनका अपने स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाना, मतलब कि एनिमल जो होते हैं या बर्ड्स होते हैं उनका माइग्रेशन हो जाना। नेक्स्ट वन हम देखते हैं कि प्लैनेट का जो डे एक्टिविटी होती है इट इज गोइंग चेंजेस। ठीक है, बिकॉज ऑफ जो है कि उसके उस प्लैनेट का जो है कि टेम्परेचर क्या होता है धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है। उसके बाद नेक्स्ट वन में हमने ये भी देखा था कि जो आपके पास आइस और ग्लेशियर्स होते हैं उनका मेल्टिंग हो जाना। अगला हमारे पास इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था कि जो सी लेवल होता है उसका राइज हो जाना। ठीक है, और इस तरह से जो हमने क्या जो सारे के सारे जो इफेक्ट थे ऑलमोस्ट हमने देखा। अब हम यहाँ पे ये चीज़ें देखने डिस्कस करने जा रहे हैं कि हमारे पास जो वाटर लेवल कंप्लीट बढ़ा हुआ है, जो वाटर लेवल कंप्लीटली बढ़ा हुआ है वो टेम्परेचर की वजह से बढ़ा हुआ है, बिकॉज क्योंकि आइस और ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं। लेकिन कितना टेम्परेचर बढ़ा हुआ है इस चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करने जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड जो है चीज़ें हैं जैसे कि NOAA। ठीक है, ने कितना सजेस्ट किया है कि पिछले सेंचुरी के कंपेयर में इस सेंचुरी में कितना टेम्परेचर राइज हुआ है, ये चीज़ें भी हमारे जो है कि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में आता है। चूंकि अगर वैसे देखा जाए तो ये जियोग्राफी का जो पार्ट है जो कि जो जियोग्राफी को कवर करते हैं, तो वहाँ पे हमारे पास आ जाता है कि किस ऑर्गेनाइजेशन ने कितना टेम्परेचर सजेस्ट किया था, और ये साइंस में है तो हम इस चीज़ों को भी ध्यान से देखेंगे। तो जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे थे कि ये इंक्रीज इन एवरेज टेम्परेचर, तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो टोटल एवरेज टेम्परेचर था उसमें कितनी बढ़ोतरी हो रही है, तो वो बढ़ोतरी हमें जो मिली है वो बेसिकली जो है कि नेशनल ओशियनिक एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेटिव ने जो डेटा कलेक्ट किया था उसके अकॉर्डिंग वो बता रहा है कि जो एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर है, द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज्ड बाई 0. ये इंपॉर्टेंट डेटा बिकॉज क्योंकि क्वेश्चन यहां से उठा सकता है 0.8 डिग्री सेंटीग्रेड एवरेज टेम्परेचर जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इसने ये 0.8 डिग्री सेंटीग्रेड क्या हुआ राइज हुआ है, जिसको अगर मैं फॉरेनहाइट में कन्वर्ट करता हूं तो दैट इज 1.4 डिग्री फॉरेनहाइट। ये अप्रॉक्सीमेटली इसी के इक्वल आता है 0.8 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट इज इक्वल्स टू दैट इज नथिंग एल्स 1.4 डिग्री फॉरेनहाइट। ये आपके पास कंप्लीटली जो है कि एक 20 सेंचुरी के कंपेयर में 21st सेंचुरी में जो डेटा आपके पास मिला है टेम्परेचर राइज का वो आपके पास यही है। तो जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर राइज होता है दैट इज ये इस अमाउंट में होता है। नेक्स्ट में हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है कि 20 सेंचुरी के कंपेयर में 21st सेंचुरी में, या फिर मैं ऐसे इसको बोल सकता हूं कि 21st सेंचुरी में जो सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर ईयर था, मतलब जिसमें ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सबसे हाईएस्ट ईयर काउंट किया गया था, वो कौन सा ईयर है, तो हॉटेस्ट ईयर। अब हमारे पास एक क्वेश्चन और यहां पे बन रहा है, दैट इज नथिंग एल्स, मैं इसको बोल सकता हूं हॉटेस्ट दैट इज ईयर, हॉटेस्ट ईयर। ठीक है, इन 21st सेंचुरी। तो 21st सेंचुरी में जो हॉटेस्ट ईयर अभी तक का जहां का मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, दैट इज नथिंग एल्स 2016। 2016 में सबसे ज्यादा टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था जस्ट बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, और इसी को जो है कि
21st सेंचुरी का सबसे हाईएस्ट जो है कि जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जिसका मैक्सिमम टेम्परेचर राइज हुआ है। अगर इससे पहले देखा जाए तो 2014, उससे पहले 2013, उससे पहले 2012, तो ये जो चीजें थी, तो जो अभी तक का सबसे मैक्सिमम मतलब 21st सेंचुरी में जो मैक्सिमम ईयर है जहां पे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हॉटेस्ट ईयर में काउंट किया गया, दैट इज नथिंग एल्स, ये आपका 2016 है। ठीक है, अब 2016 में टोटल कितना टेम्परेचर राइज हुआ था जिसको हमने जो है कि ये काउंट कर लिया। तो गाइज मैं आपको बता देता हूं कि 2016 में जो हमारे पास टोटल मैक्सिमम टेम्परेचर जो काउंट किया गया था, वो 2016 में जो मैक्सिमम टेम्परेचर काउंट किया गया था, दैट इज नथिंग एल्स 0.99 डिग्री सेंटीग्रेड, 0.99 डिग्री सेल्सियस, और जो कि फ़ारेनहाइट में अगर मैं इसको कन्वर्ट करता हूं तो इट इज नथिंग एल्स दैट इज 1.78 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये आपके पास 2016 का सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर है, जस्ट बिकॉज ऑफ राइजिंग ऑफ ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। ये आपके पास डेटा होना चाहिए, और ये जो डेटा जो प्रपोज किया गया, जो डेटा सजेस्टेड है, दैट बिकॉज ऑफ NOAA की वजह से, मींस नेशनल ओशियनिक एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, और समटाइम्स जो है कि ये डेटा मैच करता है दैट इज नासा के थ्रू भी। तो हम यहाँ पे बात नासा की नहीं कर रहे हैं, बिकॉज क्योंकि नासा जो है कि आपके स्पेस से रिलेटेड डेटा मैक्सिमम करेक्टली रिलीज करता है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सिर्फ NOAA की, जो कि ओशियन और एटमॉस्फेरिक से रिलेटेड जितने भी जो है कि डेटा को रिलीज करता है, ऑलमोस्ट जो है कि यही उसकी स्टडी करता है। ठीक है, तो ये आपके पास बनेगा। हमारे पास नेक्स्ट आ गया कि भाई अब हमारे पास जो ये तो हो गया कि जो एवरेज टेम्परेचर जो है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कितना बढ़ा। अब हम नेक्स्ट यहाँ पे जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये करने जा रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वो सी लेवल में कितना डिफरेंस होता है। तो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे सी लेवल को, और सी लेवल के केस में हमने देखा था कि जब ग्लोबल वार्मिंग का जो है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जब हमारा अर्थ का टेम्परेचर या किसी प्लेनेट का टेम्परेचर राइज करता है, तो वहाँ पे जो ग्लेशियर और आइस के मेल्ट होने से जो सी लेवल है ऑब्वियसली राइज होता है। लेकिन हमारे पास यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो ये है कि कितना राइज होता है। ठीक है, और अगर हम इसको देखें तो पास्ट सेंचुरी के कंपेयर में प्रेजेंट में कितना ओवरऑल 100 सालों में कितना जो है कि सी लेवल राइज किया गया है। जैसा कि हमने टेम्परेचर के अकॉर्डिंग देखा था कि जो है कि 20 सेंचुरी के कंपेयर में 21st सेंचुरी में कितना जो है कि आपका टेम्परेचर राइज हुआ था, वो हमने अप्रॉक्सीमेटली जो है 0.99 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 1.78 डिग्री फ़ारेनहाइट के इक्वल हमने स्टडी किया था। ठीक है, और वो जो हमने डेटा लिया था वो NOAA के थ्रू था। ठीक है, जो कि नेशनल एसोसिएशन जो एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेटिव था, जिसने जो है कि इस चीज़ों को डिस्कस किया था, और उसी का डेटा हमने यहाँ पे आके देखा था, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम के। अब अगर हम नेक्स्ट केसेस में देखें तो सी लेवल जो सबसे मैक्सिमम जो 21st सेंचुरी में मेजर किया गया था, वो हमारे पास था कितना, जो है कि 2014 में मेजर किया गया था। और जो मेजर जो डेटा है वो रिप्रेजेंट करने वाली जो एजेंसीज है, जो ऑर्गेनाइजेशंस है, वो आपके पास है WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस ने जो डेटा प्रेजेंट किया था फॉर 21st सेंचुरी, तो 21st सेंचुरी के केस में उसने जो डेटा रखा था वो कितना जो है कि डिग्री सेंटीग्रेड जो वाटर लेवल राइजेस होता है। तो उसने बताया कि जो वाटर लेवल है, वाटर लेवल राइज एक्सेलरेटेड सिंपल वो ये बता रहा है कि जो वर्ल्ड लेवल का जो वाटर लेवल है, जो अगर जो है कि एक सेंचुरी के हिसाब से वाटर लेवल देखा जाए तो वाटर लेवल एक्सेलरेट हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, अब वो कितना बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है, तो उस चीजों को देखा जाए तो जो उसने एक्सेलरेटेड कितना अमाउंट बढ़ा था वो आपके पास है 0.12 इंच। ठीक है, ये आपके पास टोटल जो है कि अमाउंट ये एक्सेलरेट हुआ है लास्ट सेंचुरी की कंपेयर में। ठीक है, अब ये हमें देखना है कि ये जो लास्ट सेंचुरी के केस में जो एक्सेलरेट हुआ था ये अप्रॉक्सीमेटली कितने के इक्वल है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3 mm के इक्वल। तो जो सी लेवल है, सी का जो वाटर लेवल है, वो 21st सेंचुरी में WMO ने रिकॉर्ड किया 2014 में, जो कि सबसे मैक्सिमम वाटर लेवल एक्सेलरेट हुआ,
और वो वाटर लेवल आपके पास बना 0.12 इंच, जो कि मिलीमीटर में दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 3 mm के इक्वल हुआ। It is just double as compared to 20th century data, and which is जो डेटा 20th सेंचुरी में था वो डेटा आपके पास कितना था अप्रॉक्सीमेटली 20th सेंचुरी के केसेस में अगर मैं बात करूं 20th सेंचुरी में, तो ये जो डेटा था 0.12 है, तो ये 0.7 इंच जो है कि आपके पास टोटल डेटा उस समय था जब हम 20th सेंचुरी में वाटर लेवल जो सी का वाटर लेवल मेजर किया था, तो मैक्सिमम राइज इतना हुआ था। और इसको अगर मैं अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं इसको देखूं भी, अगर ये आपके पास बनेगा तो ये आपके पास टोटल बन जाएगा दैट इज नथिंग एल्स 1.6 mm के इक्वल। ठीक है, ये आपके पास अप्रॉक्सीमेटली। तो हम ये देख सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग का किस तरह से इसके ऊपर इफेक्ट पड़ा। सबसे पहले तो हमने ये देखा कि आइस और ग्लेशियर्स मेल्ट हुए जिनसे सी लेवल बढ़ गया। सी लेवल बढ़ा तो 20th सेंचुरी में, क्योंकि हम जब ग्लोबल वार्मिंग की स्टडी करते हैं, जो क्वेश्चन अराइज किए जाते हैं वो पूरे 100 सालों के डेटा पे डिस्कस किया जाता है। ठीक है, और जब 100 सालों के डेटा पे हम डिस्कस करते हैं तो हमारे पास जो 100 सालों का डेटा होता है वो हम 20th सेंचुरी से लेकर 21st सेंचुरी के डेटा को हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, वहां से हमें कंक्लूजन मिलता है। तो सबसे पहले सी लेवल 21st सेंचुरी में 2014 में मेजर किया इस ऑर्गेनाइजेशन ने, और उसने पाया कि जो वाटर लेवल है वो बढ़ रहा है कितना 0.12 इंच, जो कि 3 mm के इक्वल था। वही अगर 20th सेंचुरी में देखा जाए, जो इससे पहले 21st से पहले देखा जाए, तो वो वही यही डेटा था यहाँ पे 0.7 इंच, जो कि 1.6 mm के इक्वल। मतलब अगर मैं बोलूं तो 20th सेंचुरी का जस्ट डबल वाटर लेवल यहाँ पे राइज हुआ है, क्योंकि ये 3 mm है, दैट इज 1.6 mm, जस्ट अप्रॉक्सीमेटली डबल जो है कि यहाँ पे सी लेवल क्या हुआ है, राइज हुआ। तो इस तरह से जो ग्लोबल वार्मिंग है, हमारे जो सी लेवल और टेम्परेचर और जो अर्थ जो डे एक्टिविटी है, इन सब पे इसका इस तरह से इफेक्ट होता है। आपके क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है गाइज कि जो पेड़ की पत्तियां होती हैं वो सीजन से पहले गिरने का कारण है। अगर उसमें कहीं भी ऑप्शन ग्लोबल वार्मिंग आता है तो यू हैव टू ट्रिक मार्क दैट इज ग्लोबल वार्मिंग, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कहीं ना कहीं अर्थ का टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है जिसकी वजह से जो ट्री होते हैं वो अपने लीव्स को उनके सीजन से पहले ही ड्रॉप आउट कर देते हैं। और ये एक सबसे बड़ा जो है कि जो है रीज़न देखा जाता है, जो एक प्रेजेंट एग्जांपल हम यहाँ पे सिंपल देख सकते हैं कि इसके केस में जो है कि ग्लोबल वार्मिंग का जो है जीता जागता एग्जांपल। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या और रीजंस आते हैं उसको देखते हैं। हम क्या क्या चीजें देख रहे हैं यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, उसके बाद नेक्स्ट केसेस में हम यहाँ पे देख रहे हैं दैट इज ग्रीन हाउस गैसेस, उसके बाद हम क्या देख रहे हैं CFC, उसके बाद हम क्या देख रहे हैं, ठीक है CFC, और नो डाउट ग्रीन हाउस गैसेस में बहुत सारी गैसेस आती हैं, इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, CFC, उसके बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं दैट इज मेथेन, उसके बाद आगे हम क्या चीजें देख सकते हैं, सिंपल सा मेथेन के बाद आपके पास ETC मैं नोट कर देता हूं ताकि आगे चल के पता चलेंगी कि क्या होता है। अब यहाँ पे हमारे पास जो डिस्कस करने का मैटर है वो ये है कि व्हाट इज जो है कि ग्रीन हाउस गैसेस। तो ग्रीन हाउस गैसेस को बेसिकली अगर मैं देखना चाहूँ तो ग्रीन हाउस गैसेस को मैं क्या देख सकता हूँ कि जो ये जो गैसेस होती हैं इनके जो कुछ अलग डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ ये क्या करती हैं, कुछ रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेती हैं और ये फिर जो है कि एक नई तरह का जो है कि गैस या फिर एक आयनाइज गैस के रूप में सामने निकलती हैं, जिन्हें हम ग्रीन गैसेस या ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं सिंपली। ठीक है, तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि इट इज़ नथिंग, ग्रीन हाउस गैसेस में आपके पास हो जाएगा CO2 हो सकता है सिंपल सा, या फिर मीथेन हो सकता है, CH4 हो सकता है, या फिर हम इसको लिख सकते हैं नाइट्रस ऑक्साइड हो सकता है, NO2 हो सकता है। ठीक है, ये सब सारे के सारे आपके पास क्या है, जो ग्रीन हाउस गैसेस में होती हैं। और ये ग्रीन हाउस गैसेस बेसिकली ये गैसेस बनती कैसे, यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आपके पास कुछ जो है कि कौन सी रेडिएशन, कौन सा इंफ्रारेड रेडिएशन, या फिर मैं सिंपल सा बोल सकता हूँ इनको जो है कि इंफ्रारेड रेडिएशन, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दैट इज इंफ्रा, ठीक है, इंफ्रारेड रेडिएशन। इंफ्रारेड रेडिएशन जो आपके पास है वो
ये जो क्या करती हैं, गैसेस एब्जॉर्ब कर लेती हैं और फिर वही आपके पास प्रोड्यूस करती हैं, दैट इज नथिंग एल्स ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है, तो कुल मिला के जो हमारे पास ऑर्डिनरी गैसेस हैं जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज बदल जाती है किसकी वजह से, जो इंफ्रारेड रेडिएशन होती है उनके एब्जॉर्ब करने की वजह से। और कहीं ना कहीं अगर आपके एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या ग्लोबल वार्मिंग का रिस्पॉन्सिबल है कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि यह टेम्परेचर को ट्रैप करके रखती है, ऑब्वियसली इट इज राइट, बिकॉज क्योंकि जब आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड इंफ्रारेड रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती है तो ये टेम्परेचर को वहीं पे ट्रैप करके रखती है, जिसकी वजह से जो है कि जिस सरफेस पे टेम्परेचर ये जो पूरा गैसेस ट्रैप होती हैं वहीं पे टेम्परेचर राइज होते जाता है और कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपके पास क्या होती है, ग्लोबल वार्मिंग, वही आपके पास पूरा का पूरा फिनोमिना हैपन होता है। नेक्स्ट केसेस में अगर मैं यहाँ पे देखना चाहूँ तो ये सिंपल सा सारे केसेस में हो गया। और CFC की बात कर रहा था जहाँ पे मैं, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के केस में क्या होता है कि जो वहाँ से जो फ्लोरोकार्बन प्रोड्यूस होता है वो क्या करता है कि फिर वो इंफ्रारेड रेडिएशन और डस्ट पार्टिकल इनको अब्जॉर्ब करता है और वो अब्जॉर्ब करने के बाद फिर वो टेम्परेचर को ट्रैप करना शुरू कर देता है और जिस लेयर के बाद वो टेम्परेचर ट्रैप करता है वहीं पे आपके पास टेम्परेचर ज़्यादा मैक्सिमम केसेस में क्या होते हैं, बढ़ना शुरू हो जाते हैं, जो कि आपके पास मेजर कॉजेज होता है आपके पास ग्लोबल वार्मिंग का। तो ये हमने यहाँ पे देख लिया सिंपल से केसेस में कि जो ग्लोबल वार्मिंग का मेन कॉजेज हमने ह्यूमन एक्टिविटी को बताया। ह्यूमन एक्टिविटी में जैसे कि हमने बता दिया कि जो है कि फॉसिल फ्यूल का बर्न होना, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि किसान लोग कटाई करते हैं फसलों की, तो जो उनके जो वेस्ट मटेरियल बचते हैं वो रूट्स के, उनको क्या करते हैं कि वो जला देते हैं। तो जलाने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज होती है और वो कार्बन डाइऑक्साइड इतनी लार्ज मात्रा में रिलीज होती है कि वो क्या होता है कि जो सारे डस्ट पार्टिकल और ये सब सारा क्या करते हैं, टेम्परेचर को ट्रैप करके रखते हैं, जिसकी वजह से जो सरफेस का टेम्परेचर है वो अर्थ के या किसी पर्टिकुलर प्लेस का वो बढ़ता जाता है। सेम कंडीशन यहाँ मीथेन की केसेस में होता है, नाइट्रस ऑक्साइड के केसेस में होता है या फिर CFC के केसेस में होता है। ये सब सारे के सारे वो तभी होते हैं जब वो क्या करते हैं, रेडिएशन को अब्जॉर्ब करते हो। तो रेडिएशन जहाँ जो गैसेज अब्जॉर्ब करती है वही आपका थर्मल इमिशंस का एक रीजन बनता है जिससे कि वो टेम्परेचर को राइज करता रहता है। दिस इज द मेन कॉजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। अब हम चल रहे हैं यहाँ पे आपके कुछ क्वेश्चंस के ऊपर। तो अब हम जो है कि ग्रीन हाउस गैसेस पे सिर्फ जो है और ग्लोबल वार्मिंग पे जो है कि सिंपल एक एग्जांपल देखेंगे, बाकी जो हमारे पास जो क्वेश्चंस का सेशन है वो हम नेक्स्ट टाइम रखेंगे क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लार्ज हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, इसमें सिर्फ थियरी वाला सेक्शंस रखते हैं, नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस का होगा। तो उसमें देख लेते हैं, हमारे पास है कि एक क्वेश्चन लेके आया हूँ, यहाँ पे सिंपल सा दे रखा है आपके पास है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट रेफर्स टू, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो बेसिकली जो है कि किस चीज़ को रेफर कर रहा है या किसकी वजह से बेसिकली जो है कि प्रोड्यूस होता है या उसका मेजर फंक्शंस क्या है। यहाँ पे देख सकता हूँ मैं, एबिलिटी ऑफ एटमॉस्फेयर टू रिटेन वाटर वेपर, मतलब कि जो आपके पास ग्रीन हाउस जो गैसेस होती है, ग्रीन हाउस जो इफेक्ट होता है उसकी क्या जो एबिलिटी होती है, क्या वो एटमॉस्फेरिक जो वाटर वेपर होता है उसको रिटेन करके रखता है। सेकेंड केसेस में एबिलिटी ऑफ अ सर्टेन एटमॉस्फेरिक गैसेस टू ट्रैप एंड कीप द प्लैनेट रिलेटिवली वार्म। ठीक है, नेक्स्ट वन है एबिलिटी ऑफ क्लाउड टू स्कैटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। नेक्स्ट वन, नॉन ऑफ द। देखो यहाँ पे सिंपल सा केसेस है हमारे पास, हमने कभी भी ग्लोबल वार्मिंग में ये वाला केस नहीं पढ़ा कि क्लाउड टू स्कैटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, ऑब्वियसली वहां पे रेडिएशन अब्जॉर्ब तो करती हैं गैसेस, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के केसेस में जो क्लाउड में स्कैटरिंग करे नहीं, वो क्या करते हैं, अर्थ सरफेस के काफी क्लोज जो है कि वो गैसेस टेम्परेचर को राइज करती हैं, ये केसेस होता है। और जो क्लाउड वाला केस आपके पास कैंसिल हो गया। नेक्स्ट में देख सकते हैं कि जो वाटर वेपर को रिटेन करके रखना, ये भी आपके पास आंसर नहीं बनेगा, नॉन ऑफ द जिसका कोई केसेस नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया कि जो ये एटमॉस्फेयर, सर्टेन एटमॉस्फेयर होता है जो गैसेस को क्या करता है, ट्रैप करके रखता है, और वो क्या करता है, जो गैसेस ट्रैप होकर रहती हैं वो रेडिएशन को अब्जॉर्ब करती हैं और उसकी वजह से जो भी प्लैनेट है या जो इन्वायरमेंट है वो क्या हो जाता है, रिलेटिवली एज कंपेयर टू लोकल इन्वायरमेंट वो
वार्म हो जाता है। तो ये आपके पास बी फॉर बॉम्बे आपके पास करेक्ट आंसर होगा। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे हम, डिफरेंट कंपटीशन एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चन इससे ग्लोबल वार्मिंग से उठाया है। नो डाउट यहाँ डिजास्टर मैनेजमेंट का भी आता है क्वेश्चन, ठीक है, और ये सब सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू अभी के लिए, बाकी हम बने रहिए अगले वीडियो के लिए।